हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए बाल विकास और हिंदी की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए जीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 60 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 60 प्रश्नों में से आपके 40 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी टेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, थॉर्नडाइक ने, एरिक्सन ने, स्किनर ने, हर्लॉग ने। देखिए जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसको एरिक्सन ने दिया है। एरिक्सन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे आपको थॉर्नडाइक दिया गया है, तो थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिए थे। यह पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको याद रखना है अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। अल्बर्ट बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए थे, यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद पावलाव हैं, पावलाव ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया है। इसके बाद बीएफ स्किनर हैं, जो बीएफ स्किनर हैं उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिए थे, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। इसके अलावा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको जिन पियाजे ने दिया है, तो उसको भी आपको याद रखना है। ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। शिक्षण का जो यहाँ पे स्तर है उसमें देखेंगे स्मृति स्तर आता है, अवबोध स्तर आता है और अभिप्रेरणा स्तर आता है। यह 3 शिक्षण के स्तर हैं, लेकिन जो प्रत्यावर्ती स्तर है यह नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। प्रत्यावर्ती जो स्तर है यह शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के स्तर में स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और अभिप्रेरणा स्तर आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है राइट आंसर करने का। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पद से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर करने का। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसका जो संज्ञानात्मक पक्ष है उसमें क्या क्या संबंधित है पहले उसको देखते हैं। तो उसमें देखेंगे ज्ञान आता है, उसमें देखेंगे ज्ञान आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं ज्ञान आ जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें बोध आता है, ज्ञान के बाद बोध आ जाएगा। बोध के बाद देखेंगे आप लोग अनुप्रयोग आएगा, अनुप्रयोग, तो यहाँ पे अनुप्रयोग लिख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा, विश्लेषण यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं, विश्लेषण आएगा, संश्लेषण आएगा और एक आपका आएगा मूल्यांकन आ जाएगा। ये 6 संज्ञानात्मक पक्ष में आएंगे। एक आपका आ जाएगा मूल्यांकन, मूल्यांकन को यहीं पे कहीं पे लिख लेते हैं, ये मूल्यांकन हो जाएगा। तो इसमें 6 आ जाएंगे। तो इसमें देखेंगे क्या क्या दिया गया है। तो इसमें देखेंगे ज्ञान आपको यहाँ पे दिया गया, ज्ञान यहाँ भी दिया गया, तो यह आपका संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। यहाँ पे बोध दिया गया है और यहाँ पे अवबोध लिखा गया है, दोनों सेम ही होता है, तो यह भी आपका आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे विश्लेषण लिखा गया, यहाँ पर देखेंगे आपको विश्लेषण लिखा गया, यहाँ पे विश्लेषण लिखा गया है, तो यह भी संज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। क्या नहीं आ रहा है, चरित्र निर्माण नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि संज्ञानात्मक पक्ष में से संबंधित नहीं है। तो जो चरित्र निर्माण है वह जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसमें संज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता है, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सब लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया विभिन्न योग्यता और रुचियों वाले यहाँ पे विद्यार्थी हैं, उनके लिए कौन सा मूल्यांकन है जो अधिक उपयोगी होगा? विभिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं, विभिन्न रुचि वाले बच्चे हैं, तो इनके लिए जो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होगा वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। जो भी छात्र डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। देखिए दिया गया है कि स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है उससे संबंधित क्या नहीं है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्किनर हैं उनके द्वारा जो प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है उसमें देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री सिद्धांत आता है, यह तो आपका आ जाएगा। उसके बाद व्यक्ति निर्धारित जो अनुदेशन सिद्धांत है यह भी आएगा, और उन्होंने तीसरा बताया था कि व्यवहार रूपांतरण तकनीकी सिद्धांत, यह भी आ जाएगा। तो इसमें कौन सा नहीं आ रहा है? जो स्किनर द्वारा यहाँ पे प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है उसमें देखेंगे सी वाला नहीं आ रहा है, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, तो सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे जो देखिए यहाँ पे जो प्रयास और त्रुटि वाला सिद्धांत है उसको किसने दिया था? उसको थॉर्नडाइक ने दिया था, स्किनर ने नहीं दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर है, यह थॉर्नडाइक ने दिया था, तो सी वाला राइट आंसर, क्योंकि स्किनर के बारे में पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी को प्रयास करना है और राइट आंसर आपको करना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वह सिगमंड फ्रायड हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे सिगमंड फ्रायड दिया गया है, तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। अभिप्रेरणा दिया गया है, अभिप्रेरणा के जो घटक हैं कौन कौन से घटक हैं? तो आवश्यकता अभिप्रेरणा का घटक है, अंतर्नोद भी होता है और प्रोत्साहन भी होता है, ये तीन के तीनों होंगे, तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करे दिया गया है, तो यह तीन के तीनों अभिप्रेरणा के घटक हैं, तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे शारीरिक गठन के संबंध में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो एंटागोनिस्टिक दिया गया है यह देखेंगे सही नहीं है। बाकी के जो ऑप्शन है सबकी सब सही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मेसोमॉर्फिक दिया गया है। मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है आयताकाय, आयताकाय होता है, तो यह शारीरिक गठन के बारे में आयताकाय होता है, तो यह शारीरिक गठन के बारे में है। इसके बाद एक्टोमॉर्फिक दिया गया, इसका मतलब होता है लंबकाय होता है, तो यह भी आपका शारीरिक गठन से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद दिया गया एंडोमॉर्फिक दिया गया, इसका मतलब होता है गोलकाय, तो यहाँ पे गोलकाय लिख लेंगे, और यह भी शारीरिक गठन से इसका संबंध है। तो किसका संबंध नहीं है? तो बी वाले का संबंध नहीं है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने की भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भाषा जो रूपांतरण सिद्धांत है इसको चोमस्की ने दिया था, चोमस्की दिया गया है, और जो चोमस्की हैं इन्हीं को भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, चोमस्की हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे। दिया गया है यहाँ पे कि शिक्षक अगर एकाधिकारवादी होगा उस समय शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा, तो बिल्कुल सही है। अगर शिक्षक एकाधिकारवादी हो जा रहा है तो जो शिक्षण होगा वह बहुत कम प्रभावशाली होगा, या तो आपका यहाँ पे सही दिया गया है। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, अगर विद्यार्थी आपके सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, तो जो आपका शिक्षण रहेगा बहुत कम प्रभावशाली रहेगा, तो यह भी तो आपका सही है, तो इसको भी सही कर लीजिए। केवल लिखने पर ही बल दिया जाए, अगर केवल लिखने पर बल दिया जा रहा है, या जो केवल रटना होता है, जो रटने की प्रक्रिया होती है, सिर्फ अगर उसी पर बल दिया जा रहा है तो आपका जो यहाँ पे शिक्षण रहेगा वह बहुत ही कम प्रभावशाली रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यह भी आपका यहाँ पे क्या है? सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर है। जो तीनों के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों यहाँ पे शिक्षण को सबसे कम प्रभावशाली होने में मदद करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? डी वाला राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। अगला है शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सब लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर आप लोग करेंगे। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं, तो मूल्यांकन कार्य दिया गया, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपर्युक्त सभी है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि जो छात्रों को जो भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसके कार्य का मूल्यांकन करना होता है। यह शिक्षण के कार्य में आता है। तो यह तो आपका होगा, यह शिक्षण के कार्य में होगा, क्योंकि छात्रों को जो भी सिखाए गए कार्य रहते हैं उनका मूल्यांकन करना होता है शिक्षण के अंतर्गत। तो यह तो होगा। इसके बाद देखेंगे आपका दिया गया है उपचारात्मक कार्य दिया गया है। छात्रों को उनकी जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है उसके आधार पर समझना होता है और उपचारात्मक कार्य करना होता है। तो यह भी आपका शिक्षण के कार्य में हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दिया गया निदानात्मक कार्य दिया गया है। तो छात्रों की जो सीखने संबंधी समस्या होती है उसका निराकरण करने के लिए जो निदानात्मक कार्य होते हैं वह करने होते हैं। तो यह भी आपका सही है। इसके अलावा जो पाठ्य विषय वस्तु होती है और जो कार्य रहते हैं उनका विश्लेषण भी करना होता है। तो ये सब शिक्षण के कार्य में ही आ जाते हैं। तो जो तीनों दिया गया है ऑप्शन, तीनों के तीनों शिक्षण के कार्य में ही सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। संविधान का यहाँ पे जो 86वां संशोधन है, संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है उसके माध्यम से बताया गया शिक्षा का जो अधिकार है उस पर बल दिया गया था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी संविधान संशोधन में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए बताया गया कि जो प्रत्येक बच्चे होंगे सभी के लिए बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होगी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और यह देखेंगे जो भारतीय संविधान है उसमें जो देखेंगे अनुच्छेद 21 का ए है उसमें इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे आप लोग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की गलत वाक्य को चुनें। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग चुन लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। तो यह पॉजिटिव लिखा गया है तो सही है यहाँ पे, क्योंकि गलत वाला आपको चुनना है। गलत वाले का मतलब निगेटिव लगभग आपका रहेगा आंसर। यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। तो यह आपका सही हो जाएगा। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, करके सीखने की बात किया गया है, यह भी आपका सही है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, यह भी आपका सही है। खेल खेल में बच्चे अच्छा सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में, वातावरण को नियंत्रित कर दिया गया है उसमें सीखते हैं। तो यह आपका सही नहीं होगा, उसमें छात्र अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो कथन दिया गया है यह गलत दिया गया है। यह जो कथन दिया गया है यह क्या है, गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो डी वाला है, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। जो छात्र होते हैं जो सबसे अच्छा वह सीखेंगे वह नियंत्रित वातावरण में नहीं सीखेंगे, बल्कि जो मुक्त वातावरण रहेगा उसमें सीखेंगे। और यहाँ पे नियंत्रित लिख दिया गया है तो यह सही नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र इसमें डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल राइट हैं। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे आपका है कि पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। जब आप लोग बीएड कर रहे थे या बीटीसी कर रहे थे, डीएलएड कर रहे थे, तो उसमें देखे होंगे जब आप लोग पाठ्य योजना बना रहे थे, लेसन प्लान बना रहे थे, तो उसमें जो छात्र का पूर्व अधिगम होता है उससे जो संबंधित था वह प्रस्तावना प्रश्न था। आप लोग प्रस्तावना प्रश्न करते थे बच्चों से। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और बच्चों से आप लोग 5 से 6 प्रश्न कर रहे होंगे प्रस्तावना प्रश्न में। अगला देखेंगे प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रोजेक्ट विधि का जो संबंध है वह किलपैट्रिक से है। किलपैट्रिक ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है स्पीयरमैन ने दिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो स्पीयरमैन थे उन्होंने जो यहाँ पे बुद्धि है, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन ने दिया। और स्पीयरमैन ने ही बताया था कि बुद्धि के 2 तत्व हैं। पहला उन्होंने बताया था जी फैक्टर, जिसको उन्होंने सामान्य तत्व कहा। दूसरा यस फैक्टर कहा, स्पेसिफिक फैक्टर बोला, और जिसको विशिष्ट तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिए थे। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा फेमस प्रश्न है, और चाहे यूपी टेट एग्जाम हो, सी टेट एग्जाम हो, राजस्थान का टेट एग्जाम हो,
कई बार यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ से क्या होगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है लर्निंग होता है, सीखना होता है। सीखने को कौन प्रभावित करेंगे, यह दिया गया है। व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सीखना है उसको कौन प्रभावित करेगा, उसको व्यक्तिगत कारक प्रभावित करता है। जो वातावरण संबंधी कारक वह भी करेगा, सामाजिक कारक करता है, आपकी जो शरीर की स्थिति है, शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य है वह भी उस पर यहाँ पे क्या करता है, प्रभावित करता है। और जो सफलता है या जो परिणाम का ज्ञान होता है वह भी प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर है। ये सब कारक अधिगम को प्रभावित करेंगे, तो डी वाला राइट आंसर है। अगला उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया था। ए वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र ए वाले को चूज कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि जो सीखने का 3 प्रमुख नियम है वह थॉर्नडाइक ने ही दिया था। थॉर्नडाइक ने जो 3 प्रमुख नियम दिया था उसमें देखेंगे तत्परता का नियम था, याद रख लेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है और एक और है प्रभाव का नियम है। तो यही 3 है, तीनों याद रखिए। अगला है सर्जनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह आयोजन होता है, आयोजन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला राइट आंसर है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है उससे यहाँ पे CD मॉर्गन और जो H.A. मुरे हैं इनका संबंध है। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है, दोनों लोगों का संबंध है, तो सी वाला राइट आंसर है। मस्तिष्क जो उद्वेलन विधि है उसके प्रतिपादक कौन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑसबोर्न। ऑसबोर्न दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विचार प्रवाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। गिलफोर्ड के अनुसार जो अपसारी चिंतन है वह विचार प्रवाह में होता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आप लोग भी पढ़े होंगे कि माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि माइक्रो टीचिंग का अंतिम सोपान क्या है, तो सभी लोग प्रयास करिए और जल्दी से आंसर करिए आप लोग। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पे जब भी पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे क्या करते थे आप लोग। यहाँ पे जब पाठ्य योजना बनाते थे तो पाठ्य योजना में पाठ्य योजना होता था, शिक्षण होता था, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग होता था। उसके बाद आप लोग फीडबैक लेते थे जिसको प्रतिपुष्टि बोलते थे। उसके बाद क्या होता था, पुनः आप लोग योजना बनाते थे, मतलब फिर से आप लोग प्लान बनाते थे। उसके बाद फिर से टीचिंग करते थे जिसको बोला जाता है री टीचिंग। उसके बाद री फीडबैक होता था। तो जो अंतिम चरण होगा वह क्या होगा, पुनः प्रतिपुष्टि। पुनः प्रतिपुष्टि का मतलब होता है री फीडबैक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी वाला नहीं बल्कि आपका यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। आप लोग खुद बनाए होंगे, यहाँ पे जब आप लोग माइक्रो टीचिंग किए होंगे तो उसमें इस तरह से आप लोग बनाते होंगे कि सबसे पहले आप लोग प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं, प्लान बना करके लेकर जाते हैं। तो उसके बाद आप लोग टीचिंग करते थे, मतलब पढ़ाते थे। पढ़ाने के बाद आप लोग फीडबैक लेते थे, फीडबैक मिल जाता था। तो उसके बाद आप लोग क्या करते थे, फिर से आपको प्लान बनाना होता था, री प्लान आप लोग करते थे। और री प्लान करने के बाद आपको फिर से पढ़ाना होता था जिसको री टीचिंग बोलते थे, री टीचिंग करना होता था। री टीचिंग जब कर लेते थे उसके बाद आपको क्या करना होता, फिर से आपको फीडबैक मिलता था जिसको री फीडबैक बोलते हैं या री फीडबैक बोलते हैं, या तो उसी को पुनः प्रतिपुष्टि भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। और टोटल इसमें 36 मिनट लगता था, आपको याद होगा। अगला है कि संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति है उसका जो न्यूनतम स्तर है वह आपका हो जाएगा यहाँ से ज्ञान हो जाएगा। और ज्ञान दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है।
बी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे जो संज्ञानात्मक है, संज्ञानात्मक में आपका ज्ञान होता है, बोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन होता है। तो उसी में बात किया जा रहा है न्यूनतम स्तर की, तो न्यूनतम स्तर में आपका ज्ञान आ जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न आपका दिया गया, सभी को प्रयास करना है और आप लोग राइट आंसर करेंगे प्रयास करने के बाद। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गॉल्टन। गॉल्टन है ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी वाला दिया गया, बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विकास की विशेषता नहीं है, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट का, कौन सा विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित और स्वतंत्र होना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, अनियंत्रित और स्वतंत्र होना। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला यहाँ से राइट आंसर है। अगला, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सामाजिक जो निर्माणवाद हैं उसके जो जनक है लेव वायगोत्स्की हैं। लेव वायगोत्स्की आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि कोहलर तथा जो कोफ्फा थे उनके अनुसार सीखना होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कोहलर है उन्होंने ही देखेंगे सूझ और जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, कोहलर और जो कोफ्फा थे उनके अनुसार सीखना जो होता है वह सूझ के द्वारा होता है, उन लोगों ने बताया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सूझ का मतलब होता है कि जैसे कोई भी अचानक कोई भी समस्या है जो उसका हल निकाला जाता है उसी को बोला जाता है सूझ बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे और यह प्रश्न अभी जस्ट आपको बताया गया तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है, तो मुख्य नियम अभी आपको जस्ट बताया गया कि 3 हैं। 3 में आपका अभ्यास का नियम बताया गया था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, 3 बताया गया था और ये तीनों थॉर्नडाइक के 3 यहाँ पे मुख्य नियम हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला नहीं है, क्योंकि जो डी वाला आपका दिया गया है यह देखेंगे आपका यहाँ पे यह अलग हो जाएगा, यह अलग हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं, इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा, थॉर्नडाइक द्वारा 5 उन्होंने गौड़ नियम भी दिया था। गौड़ नियम में मनोवृत्त का नियम था, बहु अनुक्रिया का नियम था, आंशिक क्रिया का नियम था, आत्मीकरण का नियम था, साहचर्य परिवर्तन का नियम था। तो ये 5 नियम आप याद रख लीजिएगा, 5 गौड़ नियम हैं। अगला देखते हैं और यहाँ से हिंदी स्टार्ट है और हिंदी में पहला प्रश्न पूछा है कि आपका तत्सम क्या है। तो चलिए प्रयास करिए, जल्दी से आप लोग आंसर करिए। आपका तत्सम होता है आत्मा। आत्मा देखेंगे दिया गया सी वाले में, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। निगमन प्रणाली का जो प्रयोग होता है, जो व्याकरण शिक्षण प्रणाली होता है उसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, व्याकरण शिक्षण प्रणाली, जो कि ए में दिया गया, ए वाला आप लोग राइट कर लेंगे। निगमन प्रणाली में एम से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। निगमन प्रणाली में क्या होता है कि नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से आगमन निगमन को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। निगमन का यहाँ पे बता रहे हैं और आगमन जस्ट इसी का उल्टा रहेगा, पहले आगमन आता है उसके बाद निगमन आता है। तो यहाँ पे निगमन वाले में देख लीजिए, निगमन में सबसे पहले नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे, नियम से उदाहरण की तरफ चलते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ इसमें सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ चलते हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे अज्ञात जो चीज़ें रहती हैं उससे अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। और इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर चला जाता है, इसमें अमूर्त से मूर्त की ओर चला जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर चला जाता है, इसको भी याद रख लीजिए। इसके अलावा एक और याद रख लीजिए जो पूछा जाता है एग्जाम में, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चला जाता है। और यहाँ पे जो भी लिखा गया सब निगमन के बारे में लिखा गया, निगमन प्रणाली के बारे में। आगमन जो प्रणाली होगी या जो आगमन विधि रहेगी इसी की जस्ट उल्टा रहेगी,
उसमें उदाहरण से नियम की तरफ चलेंगे, विशेष से सामान्य चलेंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ चलेंगे और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलेंगे, तो वह आपका हो जाएगा आगमन विधि हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला है उसने कुछ नहीं खाया में जो कुछ है किस सर्वनाम का बोधक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। कुछ कुछ से पता नहीं चल रहा है, वह आपका निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दिया गया डी वाले में, तो डी वाले को चूज कर देंगे आप लोग। अगला देखेंगे प्रश्न की घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए जो आपका घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, तो यह सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। ये सब आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। और जातिवाचक संज्ञा में बहुत सारे आते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, आपका जो स्कूल होता है स्कूल भी आ जाता है, पुस्तक आप जो पढ़ रहे हैं वह भी पुस्तक आ जाएगी, आप लोग अभी जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल भी आ जाएगा, सब जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जिससे पूरी एक जाति का यहाँ पे बोध होता है, उसी को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया फूले काव सकल मई छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और सभी लोग प्रयास करिए, जल्दी से आंसर करिए। और यहाँ पर देखेंगे एक हिंट भी दिया गया जिसमें जनु जानो मनु मानो ये सब आ जाते हैं, वहाँ पे होता है आपका उत्प्रेक्षा होता है, और देख लेंगे यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ए वाला आपका राइट आंसर है, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जब भी कोई करता है एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में अगर वह संलग्न हो जा रहा है तो पहली जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा यहाँ से अच्छी बातें कहकर बहकाना, उसी को बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना, डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका दिया गया है कि जूठन आत्मकथा के लेखक हैं, तो इसका देखिए सही जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की, यह वाल्मीकि हो जाएंगे। जूठन जो आत्मकथा है उसके जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला, सख पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। अमीर खुसरो ने लिखा था, अमीर खुसरो ने लिखा था, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे आप लोग राइट आंसर जरूर करेंगे। दिया गया उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसमें जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत अध्यापन प्रक्रिया का जो प्रयोग होता है सबसे अधिक किया जाता है, तो बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला, प्रवर का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रवर का होता है अवर होता है, अवर देख लेंगे तो यहाँ पे बी वाले में दिया गया है, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका दिया गया है और सभी को प्रयास करना राइट आंसर करने का। यहाँ पे दिया गया किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे जो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति है इसके जो जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल हैं, फ्रोबेल, डी वाला आपका राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला है खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सब लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। खाने की जो इच्छा होती है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा बुभुक्षा हो जाएगा, बुभुक्षा हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे जो बी वाले में लिखा गया है बी वाला आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न आपका है, और उससे पहले देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ही दिया गया है कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। शेर को सवा शेर, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक से बढ़कर के दूसरा, तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, वो सिंपल है, सब लोग कर लेंगे, तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। महेंद्र का हो जाएगा महाधन इंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया बी वाला आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, महाधन इंद्र महेंद्र हो जाएगा। और यहाँ पर है आपकी गुण संधि है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। और लगभग जहाँ पे एक मात्रा आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे लगभग चांसेज रहते हैं कि वहाँ पे गुण संधि ही रहती है, और जहाँ पे दो मात्राएं देखने को मिल जाए वहाँ पे वृद्धि संधि रहने के पूरे चांसेज रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि नाव जल में तैरती है, इसमें कौन सा कारक है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
नाव जल में तैरती है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक हो जाएगा। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नाव जल में तैरती है, इसमें कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, क्योंकि यहाँ पे जो में आया है, जिसमें भी में पर आता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे, में हो गया, पर हो गया, अधिकरण में आता है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तेजाब, तेजाब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। जब भी कोई भी संज्ञा शब्द है, अगर उसे कोई इसी द्रव्य का बोध हो जा रहा है, जैसे पानी, लोहा, तेजाब, तो वह वहाँ पे क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा रहता है, याद रख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न कि अग्नि का विशेषण क्या है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय हो जाएगा। अग्नि का जो विशेषण होता है वह आग्नेय होता है, तो बी वाला राइट आंसर है। और इसके आगे भी प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए यूपी टेट एग्ज़ाम के बारे में। तो यूपी टेट एग्ज़ाम 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है, और सभी लोग अपना एग्ज़ाम सिटी देख चुके हैं, और आपका फाइनल एडमिट कार्ड 30 को आ जाएगा। और यूपी टेट एग्ज़ाम में आप लोग देखेंगे 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 150 मिनट मिलेंगे। जो पासिंग मार्क रहेगा, अगर ओबीसी SC ST से रहेंगे तो 82 नंबर रहेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो आपका 90 नंबर यहाँ पे पासिंग मार्क रहेगा। यहाँ पे 90 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा, 90 नंबर आपका पासिंग मार्क रहेगा जनरल कैटेगरी में। और यूपी टेट एग्ज़ाम की बहुत अच्छी बात है कि 150 प्रश्न में आप लोग देखेंगे, लगभग अगर बात की जाए तो लगभग आपका यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड रहेंगे या प्रीवियस ईयर पेपर के ही रहेंगे। तो आप लोग इसके लिए यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह देखेंगे आपका यहाँ पे सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितना पेपर हुआ सब का सब पेपर इसी में दिया गया। पूरे 12 साल के पेपर है, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, CDP, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और जूनियर का मैथ साइंस, प्राइमरी का EVS मैथ, सबकी सब सब्जेक्ट एक ही में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। और जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। मात्र 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की आप पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके एक बार प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, व का उच्चारण स्थान क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, व की बात किया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दंत और ओष्ठ से व आपका बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है, दंतोष्ठ हो जाएगा। ए वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका है यहाँ पे कंठ से। देखेंगे आपको पता है कि जो पूरा क वर्ग में जो 5 वर्ड होते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद तालु होता है, तालु में पूरा च वर्ग आ जाता है, च वर्ग में जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान ताल होगा। मूर्धा, मूर्धा में ट वर्ग आ जाता है, ट वर्ग में जो 5 वर्ड हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद दंत होता है, दंत में पूरा त वर्ग आ जाता है। उसके बाद ओष्ठ होता है, ओष्ठ में पूरा प वर्ग आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे कंठ तालव्य दिया गया, इसमें ए आ जाएंगे। अगला देखेंगे दिया गया सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का जो देवता है किसकी रचनाएं हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर आप लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मवीर भारती हैं। जो धर्मवीर भारती थे उन्हीं की यहाँ पे रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, और उन्हीं की रचना है गुनाहों का देवता, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका राइट आंसर है, धर्मवीर भारती। अगला देखेंगे प्रश्न दिया गया, चमचमा चंचल नयन बीच घूंघट पर झीन, मानव सुर सरिता विमल जल उछरत जुग मीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा हो जाएगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा आप पहचान सकते हैं कि जैसे आपका जनु हो गया, जानव हो गया, मनु मानव हो गया, मानव हो गया, ये सब वर्ड जहाँ पर मिले वहाँ पर आपको सीधा उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है, इस तरह से भी पहचान सकते हैं। अगला देखेंगे प्रश्न है कि वह खेल रहा है, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अकर्मक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
हिमालय से गंगा निकलती है, इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से हिमालय से गंगा निकल रही है, से निकलती हैं। इसका मतलब है कि जो गंगा जी हैं वह हिमालय से अलग हो जा रही हैं। और जब भी अलग होने की बात किया जाएगा वहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक। जहाँ पर भी से का प्रयोग किया जा रहा है, से का प्रयोग किया जा रहा है और अलग होने के लिए किया जाएगा। अगर अलग होने के लिए किया जाएगा तो वहाँ पे अपादान कारक रहेगा, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अगर से का प्रयोग कभी के द्वारा के अर्थ के लिए अगर लिया जा रहा है तो वहाँ पे करण होता है, याद रखेंगे। कर्ता जो कारक रहता है उसमें जो विभक्ति चिन्ह रहता है या जो परसर्ग रहता है वह ने रहता है। कर्म में को रहता है, करण में से रहता है, लेकिन से का जो अर्थ लिया जाता है के द्वारा के लिए। संप्रदान में के लिए का यूज होता है, अपादान में से का यूज होता है लेकिन अलग होने के लिए। और जो संबंध होता है उसमें का की के का प्रयोग होता है, रा रे री का भी होता है। अधिकरण में पर का यूज होता है। जो संबोधन होता है उसमें हे हो अरे का प्रयोग होता है। तो यह सब आप याद रखेंगे। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इसमें कौन सा व्यय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो इसमें क्रिया की विशेषता बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पे जो धीरे धीरे है उसी का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय है, क्रिया की विशेषता बता रहा है और यहाँ पे जो धीरे धीरे है यही बता रहा है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रश्न आपका दिया गया है, सभी को प्रयास करना है और राइट आंसर करना है। उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उससे बैठा नहीं जाता है, इसका मतलब है यहाँ पे जो क्रिया लगी हुई है वह भाव के अनुसार लगी है। जब भी भाव के अनुसार लग जाए वहाँ पे भाववाच्य हो जाएगा। कर्ता के अनुसार लगती तो कर्तृवाच्य होता है, कर्म के अनुसार लगती तो कर्मवाच्य होता है, भाव के अनुसार लगी है भाववाच्य होगा। तो ए वाला राइट आंसर है। अगला है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोग करेंगे। और यहाँ पर होगा आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला राइट आंसर है। जहाँ पर भी उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ पे होता है रूपक अलंकार। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि कफन जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो कफन कहानी है इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। 58 से प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पे जो गद्यांश रहेगा, गद्यांश सिंपली आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो यहाँ पे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको करना रहेगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका भी आंसर। दिया गया उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? तो यहाँ पे जो गद्यांश रहेगा गद्यांश को पढ़ लेंगे और यहाँ पर देखेंगे विज्ञान की बात कर दिया गया कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। कौन दे रहा है? विज्ञान दे रहा है। तो इसमें जहाँ पर भी विज्ञान दिखेगा उसी को ट्रिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे सिंपली ऊपर ही दिया है विज्ञान, तो इसी को ट्रिक कर दीजिएगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे आप लोग। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? तो धूमकेतु का जो पर्यायवाची होता है वह अग्नि होता है। अग्नि दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला राइट आंसर है। अग्नि का पर्यायवाची वायसखा और पावक भी होता है, उसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया बोना का तत्सम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे यहाँ से हो जाएगा आपका बोना नहीं बल्कि बौना होना चाहिए। बौना का वामन होता है, यहाँ पे बोना नहीं, इसको बौना बना लीजिए। बौना रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा? वामन होगा। वामन दिया गया सी वाले में, तो सी वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आज की क्लास में जो 60 प्रश्न कराए गए उसमें से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए, कमेंट कर दीजिएगा। और अगर यूपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर एक बार लेकर के ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत सारी हेल्प आपको इस प्रीवियस ईयर पेपर से मिल सकती है। तो जो भी चाहिए सोशल साइंस का या मैथ साइंस या प्राइमरी का चाहिए तो ले सकते हैं। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन सारे सब्जेक्ट इसी में रहेंगे। और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पे जल्दी से कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और सिर्फ 30 की पेमेंट है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड कर दिया जाएगा। तो ज़रूर व्हाट्सअप कर लीजिए यूपी टेट लिख करके। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।